हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 बंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छी सीरीज चालू की थी, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज तथा क्लास वाइज जो है ना एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन करा रहे थे। जिसमें से हमने सबसे पहले क्लास 8 की साइंस को सोल्यूशन कराना स्टार्ट किया था, जिसमें से आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। ठीक है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं, सुबह क्लास आपको मिलती थी 9 बजे एक क्लास, और एक क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलती थी। दोनों में हम क्लास 8 की साइंस को सॉल्व कराते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें परिवर्तन किया। अब जो सुबह क्लास 9 बजे आपकी होती थी उसमें हम आपको अब साइंस तो कराएंगे क्लास 8 की, लेकिन जो शाम के 5 बजे आपको साइंस की क्लास मिलती थी, अब शाम को 5 बजे साइंस की क्लास नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे आपको क्लास 8 की जो है ना सामाजिक अध्ययन की क्लास मिलेगी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है, आपको बहुत जल्दी कंप्लीट भी करना है और आपका पेपर में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए हमने 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और इजीली आपका कराते हुए चलेंगे। और जब हमारी सुबह वाली क्लास में साइंस खत्म हो जाएगी तो हम क्लास 9th की साइंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आइए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ते चलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सबसे पहले निकल के आता है जनन विधियाँ। ठीक है। तो जनन विधियों के बारे में जान लेते हैं। तो नीचे देखिए दिया गया है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है। ये पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। ठीक है। जंतुओं में कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। और पौधों की तरह ही जंतुओं में 2 विधियाँ, मतलब कि पौधों में भी 2 ही विधियाँ होती हैं। कौन कौन से 2 विधियाँ होती हैं? जंतुओं में एक लैंगिक जनन की विधि होती है और एक अलैंगिक जनन की विधि होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन से जनन की विधियाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है हम लोग। तो लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो नीचे दिया गया है। ठीक है। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। ठीक है। तो जो लैंगिक जनन करने वाले पौधे होते हैं, यहाँ पे पौधों की बात करेंगे, जो पौधे होते हैं उनमें नर और मादा के जो है ना जननांग भाग लेते हैं। ठीक है। फिर आते हैं जंतुओं में भी नर और मादा में विभिन्न जनन भाग लेते हैं। ठीक है। मतलब जो जंतु होते हैं उनमें भी जो है ना नर और मादा के जनन अंग ही भाग लेते हैं। ठीक है। पौधों की ही तरह जो जंतु भी नर और मादा युग्म बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे पौधे होते हैं और जैसे जो पौधे होते हैं वो भी नर और मादा की तरह युग्मनक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। ऐसे ही नर और मादा भी जब आपस में मिलते हैं तो युग्मक बनाते हैं। ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया गया है। नीचे दिया गया है जो संलित होकर युग्मनज बन जाते हैं। ठीक है। जो युग्मक बनता है जब ये संलित हो जाता है तो एक प्रकार का युग्मनज बन जाता है। ठीक है। और यह युग्मनज का विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है। और जब यही युग्मनज जो है ना विकसित हो जाता है तो एक नया जीव या एक संतान बन जाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। तो साधारण भाषा में क्या हम कह सकते हैं कि जो नर और मादा होते हैं जब ये युग्मक बनाते हैं, ठीक है, तो उसके संलेत होने के बाद जब युग्मनज बन जाता है, तो जब युग्मनज का विकास हो जाता है, मतलब तीसरी स्टेज में जब युग्मनज का विकास हो जाता है तो एक नया जीव बन जाता है। ठीक है। और इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है। ठीक है। युग्मक का संलयन होता है, आपको दिखाई पड़ा, मतलब लिखा हुआ है, दिख रहा है। जब युग्मक का संलयन होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका लैंगिक जनन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। जनन तो पढ़ लिया आप, लेकिन जनन में आते हैं नर जनन अंग के बारे में बात करेंगे कि नर जनन अंग क्या चीज़ होता है। तो नर जनन अंग क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो नर जनन अंग में 2 जोड़ा जो है ना, सॉरी, नर जनन अंग में जो है ना एक जोड़ी जो है ना वर्षण होता है। क्या होता है? एक जोड़ी वर्षण होता है। 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। ठीक है। एक शिशन होता है। ठीक है। जिसे हम लोग लिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ होता है? एक जोड़ी वर्षण होता है, 2 जोड़ी शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु नलिकाएं होती है, एक शिशन होता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नर जनन अंग कौन कौन से है। तो एक जोड़ी वर्षण हो गया, 2 जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं हो गई, एक शिशन हो गया। ठीक है। फिगर में आपको हम दिखाते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा छोटा करके। ये देखिए, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये आपके वर्षण है। एक ये है, एक ये वर्षण, मतलब एक जोड़ी वर्षण है। क्या चीज़ है? एक जोड़ी वर्षण है। ठीक है। ये आपको दिख रही है। और ये कौन सी है? ये शुक्राणु नलिका है। ठीक है। ये देखिए आए हुए फिगर में ये शुक्राणु नलिका है। ठीक है। और जो ये है आपका, इसको हम लोग इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग हिंदी में शिशन बोलते हैं। ये नर जनन अंग है। ठीक है।
इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे जो नर जननांग होते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो वर्षण होते हैं वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम लोग शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा नर, मादा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए शुक्राणुओं का निर्माण जो करता है वो नर करता है। कौन करता है? नर जननांग के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे जो दिया गया है, वर्षण वर्षण जो है ना लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। जो वर्षण जो होता है ना वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वर्षण क्या चीज़ है ये दिख रहा होगा आपको, इन्हीं को हम लोग वर्षण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये वर्षण होता है जो ये है ना लाखों, ठीक है। ऊपर फिगर में दिया गया है, ठीक है। ऊपर देखते हैं क्या दिया गया है। एक सेकंड जरा सा, एक सेकंड। ये वर्षण दिया गया है। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अभी मैंने दिखाया वर्षण क्या होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं हमारे, उन्हीं को वर्षण बोलते हैं। जो वर्षण होते हैं वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। जो शुक्राणु बनते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर और एक मध्य का भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका से जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु को कोशिका का सामान्य संघटक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है जो शुक्राणु होता है उसका एक सिर होता है और एक पूंछ होती है और एक मध्य का भाग होता है। तो ये आप फिगर में देख रहे होंगे, ये मानव शुक्राणु का फिगर दिया गया है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको फिगर में। देखिए इसका एक सिर दिया गया है, ये आपका मध्य का भाग है और ये एक पूंछ है, ठीक है। ये आपका, आपको किसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि जो नर जननांग होता है उसमें एक जोड़ी जो है ना वर्षण होता है, दो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शिशन होता है, ठीक है। और जो वर्षण होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाएंगे। इससे बाहर, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आता है मादा जननांग। मादा जननांग में क्या कहता है? मादा जनन में एक जोड़ी अंडाशय होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, एक ये अंडाशय है, एक ये अंडाशय है, ठीक है। देखिए दोनों मिला के एक जोड़ी जो है ना अंडाशय होता है। अंडवाहिनी क्या होता है या डिम्ब वाहिनी क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसको बोल लेते हैं फ्लेवियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको फ्लेवियन ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका एक जोड़ी ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये वाला क्या है? अंडाशय है, ठीक है। और एक होता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? ये वाला एरिया जो होता है ये आपका गर्भाशय कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, और आपको ऑप्शन में दे देगा अंडाशय, ठीक है, अंडवाहिनी और गर्भाशय, तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मादा जनन अंग है। तो आप इजीली बता पाएंगे अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो फिगर में आप समझ लीजिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ होती है, मैंने फिगर भी दिखा दिया आपको। आगे देखते हैं हम लोग कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मादा जो है ना युग्मक उत्पन्न करते हैं। मादा क्या उत्पन्न करते हैं? मादा जो है ना युग्मक उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मादा बताइए क्या उत्पन्न करता है, तो मादा एक युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? जिसे अंडाणु कहते हैं या डिंब कहते हैं, ठीक है। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु और डिंब को निर्मोचन तथा अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है उसे शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है। मानो मतलब जो मादा जो होती है वो आपका युग्मक उत्पन्न करती है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये अंडाणु का निर्माण कौन करता है? तो वो मादा करती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जो है ना मानव अंडाणु है, ठीक है। मादा द्वारा उत्पन्न जो अंडाणु होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। स्त्रियों में जो निर्माण होता है वो अंडार का होता है, और पुरुषों में जो निर्माण होता है वो किस चीज़ का होता है? पुरुषों में जो निर्माण होता है वो शुक्राणुओं का होता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा में जो निर्माण होता है वो किसका होता है? वो अंडाणु का निर्माण होता है। और यही जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ, निषेचन की प्रक्रिया जब आती है तब, ठीक है। तो जनन पराक्रम में पहला चरण होता है शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन, ठीक है। तो जब निषेचन होता है तो जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं इनका संलयन हो जाता है, और जब शुक्राणु और अंडाणु के संपर्क में आता है, और जो शुक्राणु होता है जब अंडाणु के संपर्क में आता है, ठीक है, तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो एक शुक्राणु जो है ना वो आपका अंडाणु के साथ जो है ना संलयित हो जाता है, और
जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलिप्त हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलिप्त होकर एक हो जाते हैं तथा निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं और निषेचन हो जाता है तो क्या निर्माण करते हैं, तो आपका युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब दोनों अंडाणु मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तब निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया फलस्वरूप जो है ना आपका युग्मनज बनता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए वही फिगर में आपको दिया गया, जैसे ये आपका अंडाणु है जो मादा जनन अंग द्वारा निर्मित होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों आ रहे हैं ये आपके नर जनन शुक्राणु होते हैं। ठीक है, जब ये आपस मतलब दोनों का जब संपर्क आपस में होता है, ठीक है, तो इनमें से एक शुक्राणु जो है ना इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और जब ये दोनों आपस में मिलकर संलिप्त हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। और जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतलब संलिप्त होकर जब दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते थे, तो युग्मनज का निर्माण करते थे। ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा फिगर से। फिर आता है वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे हम लोग आंतरिक निषेचन करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया सारी होती है ये सब मादा के शरीर के अंदर ही होती है। ठीक है, इस बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहलाते हैं। जैसे मानव में भी आंतरिक निषेचन होता है, गाँव में भी मतलब गाय में भी आंतरिक निषेचन होता है और कुत्ते में तथा मुर्गी में इत्यादि में अनेक जंतुओं में जो है ना आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, मुर्गी इत्यादि में जो होता है वो कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है परख नली। परख नली शिशु के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा आईवीएफ के नाम पे, सुना होगा कि आईवीएफ के बारे में यहाँ कुछ एक पॉइंट दिया गया है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा गया है कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ठीक है, जैसे जो अंडवाहिनी आपको बताया था, मैंने अभी फिगर में दिखाया था, अंडवाहिनी जो होती है अगर कभी वो अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। तब ऐसी स्त्रियां जो होती हैं ना शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब रास्ता बंद होगा तो शुक्राणु किसी भी तरीके से वहाँ अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा और जब पहुंचेगा नहीं तो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं और आपस में मिलेंगे नहीं तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है अगर परख नली जो सॉरी परख नली नहीं मतलब अंडवाहिनी में कोई अवरोध आ जाता है। ठीक है, जिस वजह से जो है ना महिलाएं माता नहीं बन पाती हैं। ठीक है, तब उसी की ऐसी पद्धति है जिसमें अगर अवरोध है भी तब भी बच्चा आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु को एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया ये बाहर करते हैं, जो प्रक्रिया अंदर होती है वही प्रक्रिया ये लोग बाहर करते हैं। ठीक है, शुक्राणु को एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं जिसे हम लोग आईवीएफ तथा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। ठीक है, ये शरीर के बाहर निषेचन होता है। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या चीज़ है, आगे देखते हैं। फिर आगे आता है हमारा ये जो है ना आपका निषेचन होता है, मतलब ये आपके शरीर के बाहर निषेचन होता है। तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह मतलब बाहर रखते हैं। ठीक है, जो युग्मनज बनता है उसको लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। मतलब एक सप्ताह तक उसको बाहर रखा जाता है और फिर एक सप्ताह बाद उसको माता के गर्भाशय में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है, फिर माता का जो गर्भाशय होता है उसमें बच्चे का पूर्ण विकास होता है और शिशु को जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। ठीक है, फिर बच्चे का जो जन्म होता है सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा दिया गया है बुक में, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने जाना जो आईवीएफ होता है इसमें बाह्य निषेचन किया जाता है। ठीक है, और एक बाह्य निषेचन और भी होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे मादा जैसे मतलब मेढक मेढक को लेके चलते हैं। अगर मादा जैसे अंडे देती है, नर उस पर जो है ना शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। ठीक है, शुक्राणु अंड कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है और इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन किसमें होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है, स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है और जलीय जितने भी प्राणी होते हैं उनमें सब में जो है ना बाह्य निषेचन होता है। तो आपको पता होना चाहिए बाह्य निषेचन किसमें होता है। बाह्य निषेचन मछली में, स्टारफिश और जलीय प्राणी में होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। ठीक है,
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है, एक आता है जरायुज आता है और अंडप्रजक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, जरायुज होता है और एक अंडप्रजक होता है। ठीक है, अंडप्रजक जंतु। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना कि कुछ जंतु जो है ना विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, कुछ जो जंतु होते हैं जो वो पूर्णतः विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु जो है ना अंडे देते हैं। ठीक है, एक कहने का मतलब है एक जो है ना बच्चे देता है और एक जो है ना अंडे देता है, जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं, जो बाद में शिशु बन जाते हैं। और वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, मतलब जो जंतु जो होते हैं जो सीधा शिशु को जन्म देते हैं, उनको हम लोग जरायुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, मानो जो है ना सीधे बच्चे को जन्म देता, गाय हो गई सीधे बच्चे को जन्म। तो जो ऐसे जीव होते हैं उनको हम लोग जरायुज के अंदर रखेंगे। ठीक है, और वे जंतु जो अंडे देते हैं तथा अंडप्रजक कहलाते हैं, जैसे कि मुर्गी हो गई वो आपका अंडा देती है। ठीक है, और घड़ियाल हो गया वो आपका अंडा देता है। ऐसे जो जीव अंडे देते हैं उनको हम लोग अंडप्रजक बोलते हैं। ठीक है, निम्न क्रियाकलाप की सहायता से। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है बस। आगे देखते हैं हम लोग। लैंगिक जनन मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब आता है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के नीचे एक फिगर दिया गया जिसमें एक वयस्क मेढक है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका अंडे देता है। ठीक, क्या देता है, अंडे देता है। ठीक है, आपको फिगर में अंडे देता है, और जो अंडों से है ना वो आरंभी टेडपोल बनता है। क्या बनता है, आरंभी टेडपोल बनता है, और यही टेडपोल जो है ना बाद में टेडपोल बन जाता है। क्या बन जाता है, टेडपोल बन जाता है। अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे, जिसमें प्रत्येक हाइड्रा में से एक या एक से अधिक जो है ना उभार दिखाई दे सकता है। ठीक है, यह उभार विकसित होते हुए नए जीव के जैसे मुकुल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। नए जीव हैं जिन्हें हम लोग मुकुल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हाइड्रा होता है वो अधिक उभार दिखाई देता है। जब हाइड्रा में आपको एक साइड से अधिक उभार दिखाई देता है तो जो उभरा हुआ भाग होता है वो नए जीव जिन्हें हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक जनक से निकलने वाले मतलब एक जनक से निकलने वाले उद्धर्ध से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम लोग मुकुलन कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है वो अमीबा में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अलैंगिक जनन होता क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन बताया है कि मैंने, इसमें एक पॉइंट आता है निकल के, द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन क्या होता है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। इस प्रकार अलैंगिक जनन में जिसमें जीव विभाजित होकर दो मतलब संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जो जीव है ना अपने जैसी दो संतानों को पैदा करता है, जिससे हम लोग द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, मुकुलन। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति होते हैं। ठीक है, तो मुकुलन और द्विखंडन के अलावा भी बहुत सी विधियां हैं जिससे जो है ना जीव बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये मान लीजिए अमीबा था। ठीक है, अमीबा धीरे धीरे ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रक था वो दो भागों में डिवाइड होने लगा, एक भाग ये एक भाग ये, धीरे धीरे डिवाइड होता हुआ कुछ ऐसा दिखने लगा। ये वाला फिगर आपको दिख रहा, फिर देखिए एकदम से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसे ये, और ये प्रक्रिया जो है ना वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लिखा है जंतु दो विधियों द्वारा जनन करते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन के द्वारा। ठीक है, जब संलयन द्वारा होता है वो जनन को लैंगिक अंग कहलाता है। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा के जनन लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि दो अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी होती है जिसे फ्लेवियन ट्यूब बोलते हैं, और एक गर्भाशय होता है। ठीक है, और ये जो तीनों चीज़ होती हैं आपके मादा जनन अंग है। ठीक है, फिर आते हैं नर जनन अंग। कौन कौन से, नर जनन अंग में आता है एक वर्षण, मतलब दो जोड़ी जो वर्षण होते हैं, शुक्राणु नली होती है और एक सिसन होता है। ठीक है, ये नर जनन अंग होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो अंडाशय होता है वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक है, वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक उत्पन्न करती हैं उन्हें से हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब संपर्क में आते हैं तो एक संलयन, जो संलयन होता है उसे हम लोग निषेचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा
युग्मनज कहलाता है। जो निषेचित हो चुका होता है अंडा उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहलाता है। मतलब जो निषेचन मादा के अंदर होता है उन्हें हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। ठीक है। फिर आता है वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उससे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, मेढक आता है, मछली आता है, स्टारफिश आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनते हैं। ठीक है। तो युग्मनज होता है उसमें अनेक विभाजन भी होते हैं तथा भ्रूण भी बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता रहता है। ठीक है। फिर आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे कौन कौन से पॉइंट पढ़ा हमारे लिए ये था। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे हम लोग गर्भ कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। मनुष्य, गाय और कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं और उन्हें जरायुज या जंतु कहते हैं। ठीक है। जो बच्चे मतलब जो मनुष्य होता है या गाय और कुत्ता होता है जो बच्चों को जन्म देता है उससे हम लोग जरायुज बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंड प्रजक जंतु बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। अगर आपसे पूछता है हाइड्रा में किसके द्वारा नए जीव का विकास होता है तो वो होता है मुकुल के द्वारा नए जीव का विकास। इस प्रकार को अलैंगिक जनन या मुकुल कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतान उत्पत्ति करता है। ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है। तो अमीबा जो है ना वो खुद स्वयं विभाजित होकर के जो है ना संतान की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन तथा द्विखंडन भी कहते हैं। ठीक है। तो गैस आज के वीडियो में इतना ही। ये पूरी मैंने क्लास आपको करा दी है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरी क्लास आपको कल सुबह 9 बजे प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। 12 बंकी 2658 14 मतलब 2658 34 जो है ना हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है। धन्यवाद।